हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको राज्यसभा के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको लोकसभा के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। आज का टॉपिक हमारा लोकसभा। लोकसभा को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि संसद किसे कहते हैं। ठीक है, तो संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। और ये जो संसद होती है फ्रेंड, तो संसद किसे कहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में एक कानून बनाने वाली संस्था है जो पूरे भारत के लिए कानून निर्माण या विधि निर्माण का कार्य करती है। ये है हमारी भारत की संसद। और याद रखना होगा कि ये जो संसद है, इसी संसद को हम विधायिका भी कहते हैं। आ रहा समझ में? इसी संसद को हम विधायिका भी कहते हैं और व्यवस्थापिका भी कहते हैं। ये नामों से इसको जाना जाता है संसद को, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो विधायिका का मतलब ही क्या है? तो विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली एक संस्था। तो याद रखना कि संसद हमारे पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। भारत के स्तर पर, हमारे भारत में जो भी कानून बनाना है, जो भी विधि बनाना है, तो भारत के स्तर पर कानून बनाने का काम कौन करेगी? हमारी संसद करती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब ये जो संसद होती है, तो संसद किससे किससे मिलकर बनती है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो संसद होती है, तो हमारे भारत की संसद किससे किससे मिलकर बनेगी? तो आपको याद रखना होगा, पहला हो जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे भारत में संसद किससे किससे मिलकर बनती है? तो संसद राष्ट्रपति से, इसके बाद फिर लोकसभा से, लोकसभा, और इसके बाद फिर राज्यसभा। ये तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है, ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, और संसद में जो लोकसभा होती है, ये हमारे भारत में निम्न सदन होता है लोकसभा। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोकसभा है ये निम्न सदन होता है, आपको ध्यान रखना होगा। और जो राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा यह उच्च सदन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि बताइए संसद किससे किससे मिलकर बनती है? तो संसद इन तीनों से मिलकर बनती है। अगर इन तीनों में से किसी एक को हटा दिया जाए तो संसद का गठन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसके बाद में निर्वाचित कितने होते हैं, ये सभी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए इसमें आगे देखिए कि जो हमारी संसद होती है, तो इसका संविधान में कहां पर प्रावधान है? आ रहा समझ में? तो यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है संवैधानिक प्रावधान, इसका मतलब यह होता है कि हमारे भारतीय संविधान में संसद का वर्णन कहां पर किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें संविधान का भाग 5। ठीक है, तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 22 पार्ट हैं। ठीक है, और जो मुख्य अनुच्छेद है 395, 395 आर्टिकल है मूल अनुच्छेद। ठीक है, अब इसके बाद में तो संविधान के भाग कौन सा? तो संविधान का भाग 5। तो संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में ये संसद का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान किया गया हमारे भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 से 122, 122, तो आर्टिकल 79 टू 122 तक हमारी इंडियन पार्लियामेंट का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में क्या लिखा हुआ है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 79 में क्या लिखा है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब ये संसद का गठन का तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 79 में ये लिखा है कि संसद का गठन, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि संसद किससे किससे मिलकर बनती है। तो संसद का गठन किससे किससे मिलकर हुआ है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा और इसके बाद फिर तीसरी है हमारा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर हमारी भारतीय संसद का गठन होता है या संसद का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संसद का गठन किससे किससे मिलकर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति से मिलकर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हमारे भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है
और इस संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अब कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका मतलब क्या हो जाता है? तो पहली बात तो आपको यह जानना होगा कि हम कार्यपालिका किसे कहते हैं, ठीक है ना। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपको याद रखना होगा कि कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन, ठीक है फ्रेंड, कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे भारत में किस प्रणाली को स्वीकार किया गया है? तो हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब ये जो संसदीय शासन प्रणाली होती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो संसदीय शासन प्रणाली का मतलब हो जाता है कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। और इसके बाद में स्थायी कार्यपालिका में हमारे जितने भी अधिकारी होते हैं ये आते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति और इसके बाद प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद आती है अस्थायी कार्यपालिका में, ठीक है। अब जो अस्थायी कार्यपालिका होती है इसको भी दो भाग में बांट दिया जाता है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है और वास्तविक कार्यपालिका में हमारे प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद यहाँ पर कार्यपालिका होगी, और यह कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधायिका का निम्न सदन। अब विधायिका का मतलब क्या है फ्रेंड? तो विधायिका का मतलब होता है हमारी संसद, ठीक है। तो विधायिका संसद को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी संसद विधान बनाने का, कानून बनाने का, विधि बनाने का काम करती पूरे भारत के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारी संसद को विधायिका कहा जाता है। तो जो विधायिका होती है, इस विधायिका का निम्न सदन, अब विधायिका का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है विधायिका का निम्न सदन, ठीक है। तो ये जो कार्यपालिका होती है, ये कार्यपालिका हमारी संसद का निम्न सदन मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को इसमें शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए इसमें हमारी भारतीय संसद के बारे में। तो ये जो संसद का आप चित्र देख रहे हैं फ्रेंड, ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि हमारी संसद का नक्शा किसने तैयार किया था, या हमारे संसद भवन का वास्तुकार कौन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना होगा एडविन लुटियंस, ठीक है। क्या नाम याद रखेंगे आप? एडविन लुटियंस। इनका नाम आपको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संसद भवन, जो हमारे भारत की संसद है, इस संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना होगा इसका नाम एडविन लुटियंस। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं हमारी संसद का, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं संसद की, है ना, तो दिल्ली में हमारी संसद है। तो इसका वास्तुकार कौन है? इसका नक्शा किसने बनाया था? तो इसका नक्शा हमारे भारत में उस समय जो अंग्रेज एक वास्तुकार था जिसका नाम था एडविन लुटियंस। तो एडविन लुटियंस ने ये हमारी संसद का नक्शा बनाया था फ्रेंड, और उसके बाद उसी नक्शे के आधार पर यह संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद भवन का नक्शा किसने तैयार किया था या इसके वास्तुकार कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा एडविन लुटियंस, ठीक है फ्रेंड। तो ये चित्र हमारी संसद का है, आपको ध्यान रखना होगा। इसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। इसके बाद फिर आगे हम आपको पढ़ाने वाले लोकसभा के बारे में। तो हमारे भारत में जो संसद भवन है उसी के अंदर लोकसभा है और उसी के अंदर राज्यसभा है। तो यहीं पर अपन देखते हैं कि जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा की कार्यवाही कुछ इस प्रकार से होती है, जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब भी कार्यवाही होती है लोकसभा की, तो यहाँ पर ये अध्यक्ष बैठते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। और इसके बाद फिर इधर आपने देखा होगा कि इधर की तरफ ये कौन लोग बैठते हैं? तो ये सत्ताधारी दल के सदस्य बैठते हैं, मतलब जिसकी सरकार होती है। और इधर लेफ्ट साइड में बाएं पक्ष में ये विपक्ष की पार्टी के सदस्य बैठते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें लोकसभा, ठीक है। अब ये जो लोकसभा है तो इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि मैं इसका संविधान में कहाँ पर प्रावधान है, और इसके बाद में इसकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और इसके विशेष अधिकार कौन कौन से हैं।
ठीक है, तो ये सब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड। तो देखिए इसमें लोकसभा, अब लोकसभा का मतलब क्या है तो आपको याद रखना होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि हमारे भारत में हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो लोकसभा होती है ये हमारी विधायिका का, ये हमारे संसद का कौन सा सदन है, तो आपको याद रखना होगा कि जो लोकसभा है हमारी संसद का निम्न सदन है। ये आपको ध्यान रखना होगा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो लोकसभा होती है यह हमारी संसद का कौन सा सदन है, तो यह लोकसभा का हमारी संसद का निम्न सदन है लोकसभा, ठीक है। तो ये उसी तर्ज पर हमारे भारत में इसका गठन किया गया है जिस प्रकार ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन होता है। तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन होता है और हमारे भारत में लोकसभा निम्न सदन होता है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन होता है और हमारे भारत में राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारे भारत में संसद का निम्न सदन हमारी लोकसभा होती है, और इस लोकसभा को निम्न सदन कहने का कारण क्या है, इसे निम्न सदन क्यों कहा जाता है, तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे भारत में जो लोकसभा होती है इसको अनुच्छेद 85 के तहत आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग हमारे राष्ट्रपति से भंग कर सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरा कारण ये है कि इसमें जो सदस्य होते हैं तो इसमें सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए इसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है लोकसभा को। इसके बाद में इसी लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। और हमारे प्रधानमंत्री और उसकी जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद होती है ये व्यक्तिगत रूप से हमारे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये है कि जब तक लोकसभा में इनका बहुमत है, मतलब हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार का जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक इनकी सरकार सत्ता में रहती है, और जैसे लोकसभा में इनका बहुमत समाप्त होता है इनकी सरकार भी समाप्त हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी कार्यपालिका होती है, मतलब प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद होती है, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अगर लोकसभा में इनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो इन्हें इस्तीफा देना होता है, पूरी सरकार चली जाती है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें लोकसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना होगा, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 81, तो आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है लोकसभा की संरचना, ठीक है। अब लोकसभा की संरचना कैसी होगी ये इसमें लिखा हुआ है। तो लोकसभा में संरचना का मतलब ये हो जाता है कि लोकसभा की संरचना का मतलब ये है कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वे किस प्रकार से यहाँ पर लोकसभा में आते हैं। तो ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये निर्वाचित होते हैं, आपको याद रखना होगा। और इसके बाद में 2 सदस्य में मनोनीत होते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं अब यह भी हमारे भारत में संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लोकसभा की संरचना होती है, तो इसमें आपको याद रखना होगा कि इसमें जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है या निर्वाचित कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे भारत में जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है या जो हमारे भारत के नागरिक हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से पूरी हो चुकी है, ऐसे लोग, ऐसे भारत के नागरिक ये लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, जनता सीधे इनको चुनती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 81 में, अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है। अब इसके बाद में अगला देखिए इसमें कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या होती है, तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है ये आपको ध्यान रखना होगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और इसके बाद में वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें लोकसभा की जो सदस्य संख्या होती है, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, ठीक है। और जो वर्तमान लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वह 545 है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर ये अधिकतम 552 है और वर्तमान में तो 545 है, फिर दोनों में अंतर क्या है?
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो लोकसभा में जो अधिकतम संख्या है सदस्यों की ये है 552 और वर्तमान में है 545। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो पीओके वाला एरिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, तो जो पीओके का पार्ट होता है जम्मू कश्मीर का, पीओके, पीओके का फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या हिंदी में कहते हैं इसे पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर इसे कहा जाता है। अब जो पीओके है, तो पीओके अभी किसके अंडर में है? ये पीओके अभी पाकिस्तान के अंडर में है। अब मान लीजिए कि इन फ्यूचर्स कभी ये पीओके को हमारी भारत सरकार ले लेती है और हमारे भारत का इस पीओके पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने जिले हैं? पीओके में इसमें 4 जिले होते हैं, मीरपुर, हुंडजा, गिलगिट और मुजफ्फराबाद। ये 4 जिले हैं जो पीओके में हैं। तो भविष्य में यदि हमारी भारत सरकार ये पीओके को हमारे भारत में शामिल कर लेती है तो फिर ये जो 545 सदस्यों की संख्या है लोकसभा में, तो ये सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी? 552 कर दी जाएगी, लेकिन 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है फ्रेंड। तो ये इस परिस्थिति में ये 552 सीट इसकी लोकसभा की रखी गई है। तो अधिकतम, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 आपको ध्यान रखना होगा। और ये 552 किन परिस्थितियों में हो सकती है, तो ये परिस्थिति मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या होती है 545, इस 545 सीट में से आरक्षित सीटें कितनी होती हैं, इसमें रिजर्व सीट कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि लोकसभा की जो आरक्षित सीटें हैं ये है 131, 131 ये रिजर्व सीट होती है, ये आरक्षित सीट होती है। अब ये सीटें किसके किसके लिए आरक्षित होती है, किसके किसके लिए रिजर्व होती है, तो आपको याद रखना होगा कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति को कहा जाता है एससी, आ रहा समझ में। और एससी का फुल फॉर्म होता है इसमें एससी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट को हम अनुसूचित जाति कहते हैं और अनुसूचित जनजाति को एसटी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब, एससी और एसटी। तो यहाँ पर एससी का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, इसके लिए 84 सीटें, 84 सीट इसके लिए रिजर्व है। और जो अनुसूचित जनजाति होती है, एसटी होती है, शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए 47 सीट रिजर्व होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी तक कैसे पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कि जो वर्तमान में 545 सीटें हैं लोकसभा की, तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट रिजर्व है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। या ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि लोकसभा की कुल कितनी सीटें रिजर्व हैं, कुल कितनी सीटें आरक्षित होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? 131 सीट, 131 सीट। अब इसके बाद में फिर आगे देखिए कि जो लोकसभा की सीटें होती है इसमें निर्वाचन कितनी सीटों का होता था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा 545 सीटें, सॉरी 543 सीटें, इन पर इलेक्शन होता है, इन पर चुनाव होता है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो 545 सीटें हैं, सॉरी ये 545 सीटें हैं, तो ये 545 सीट में से 543 सीट पर चुनाव होता है। आ रहा समझ में? ये जो 543 मेंबर हैं, इनका प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, ठीक है। और ये चुनाव कौन करवाता है, तो ये चुनाव हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और ये जो 543 सदस्य हैं, ये 543 मेंबर हैं, इनको कौन लोग वोटिंग करते हैं, इनको कौन लोग चुनते हैं, तो इनको हमारे भारत के नागरिकों के द्वारा चुना जाता है। तो इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वे व्यक्ति इन 543 सदस्यों को वोट देते हैं, इनको चुनते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अब आगे देखिए इसमें कि जो लोकसभा की 545 सीटें हैं, इन 545 में से 543 का तो चुनाव हो गया सीधा। अब इसमें से 543 में से भी 530 सीटें, 530, तो ये जो 530 सीटें होती हैं, ये 530 सीटें कहाँ से आती हैं, तो ये राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए
जो लोकसभा के सदस्य होते हैं तो राज्यों से कितने प्रतिनिधियों को चुना जाता है, तो राज्यों से 530 सदस्यों को चुना जाता है। और इसके बाद फिर बाकी 13 मेंबर को, या जो लोकसभा के 13 सदस्य होते हैं, इनका चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों से किया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र के अधीन रहकर कार्य करते हैं, ऐसे राज्यों को हम, ऐसे प्रदेशों को हम केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो 13 मेंबर होते हैं, 13 प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा के, इनको केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा इन्हें चुना जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसमें मनोनीत कितने मेंबर होते हैं। तो लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये 2 होते हैं। ये 2 सदस्य कौन होते हैं, तो ये एंग्लो इंडियन होते हैं या आंग्ल भारतीय होते हैं। ये आंग्ल भारतीय क्या है या एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है, तो सरल शब्दों में आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड कि ये वे लोग होते हैं जो अंग्रेजों के परिवार के सदस्य हैं। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो को हिंदी में कहते हैं आंग्ल और इंडियन मतलब भारतीय। तो अंग्रेज भी हैं और हमारे भारतीय भी हैं। आ रहा समझ में। तो ये वे लोग हैं जो अंग्रेज के परिवार के सदस्य हैं। ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तो इनका भी हमारे भारत की लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो, इसलिए ये 2 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। अब ये थे क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण ये है क्योंकि अब जो 2 मेंबर हैं, अब इनको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब इनको हमारे राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे, क्योंकि एक संविधान संशोधन हुआ है जो आपको ध्यान रखना होगा। तो वह संविधान संशोधन कौन सा है, तो 104वां तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया है कि ये जो 2 मेंबर थे, किधर, ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, इन आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे। अब इन्हें मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो 2020 में यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। तो अधिनियम नंबर आपको ध्यान रखना होगा 104। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ये 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, यह व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि हमारे भारत की जो लोकसभा है, तो भारत की लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 545 है। और इन 545 सीटों में वे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हमारे भारत में, वह है उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर महाराष्ट्र में कितनी है, तो महाराष्ट्र में 48 है, 48। और इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में है 42। इसके बाद फिर बिहार में कितनी है, 40। और एमपी में कितनी है, 29। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। याद रखना, हमारे मध्य प्रदेश में या एमपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये आपको याद रखना होगा 29, 29 सीटें होती हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं, 11। ठीक है फ्रेंड, 11 होती है राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें होती है 29, 29 सीटें होती है एमपी में। ये लोकसभा की सीटें याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है, तो 29, और राज्यसभा की कितने हैं, तो 11 सीट है। ठीक है, अब ये तो हुई सर्वाधिक सीटों की संख्या हमारे भारत में लोकसभा की सीटें। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर लोकसभा की सदस्य संख्या या लोकसभा की सीटों की संख्या कम है या न्यूनतम है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं, तो न्यूनतम लोकसभा की सीटें किन किन राज्यों में हैं, तो पहला आपको ध्यान रखना होगा मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, मतलब एक ही प्रतिनिधि वहां से चुनाव लड़ता है। दूसरा नागालैंड है, इसकी भी सदस्य संख्या या यहाँ की भी सीट संख्या 1 ही है। इसके बाद सिक्किम, यहाँ पर भी 1 सीट है। और इसके बाद फिर आता मणिपुर, यहाँ पर भी 2 सीट है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये कुछ लोकसभा की सीटों की संख्या के बारे में मैंने आपको बताया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों की संख्या भारत के किस राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा उत्तर प्रदेश में। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में लोकसभा की सीटों की न्यूनतम संख्या किस राज्य में है, तो ये इनमें से कोई सा भी नाम आपको दिया जा सकता है। मिजोरम भी दिया जा सकता है, नागालैंड भी दिया जा सकता है और सिक्किम भी दिया जा सकता है। ये तीनों राज्यों में 1-1 सीट है। ठीक है फ्रेंड,
ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे देखिए इसमें कि हमारे भारत में जिस लोकसभा की अपन बात कर रहे हैं, इस लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो इस लोकसभा का गठन हमारे भारत में 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड, याद रखना। एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमारे भारत में जो लोकसभा की बात अपन कर रहे हैं, तो लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसके बाद में जब इसका गठन कर लिया गया था लोकसभा का, तो इसकी पहली बैठक कब होती है? तो आपको याद रखना होगा कि इसकी जो पहली बैठक है लोकसभा की, ये 13 मई 1952 को हुई थी। तो एग्जाम में जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था, तो 17 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक लोकसभा की कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लोकसभा का गठन हुआ था तो इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ये गणेश वासुदेव मावलंकर को बनाया गया था। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और इन्हीं को, गणेश वासुदेव मावलंकर को ही शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है जी.बी. मावलंकर। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें? मावलंकर या मावलंकर इन्हें कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में जी.बी. मावलंकर और इनका फुल फॉर्म में गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है फ्रेंड, ये आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो लोकसभा है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष इसके ओम बिड़ला हैं, याद रखिएगा। अब आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी या यही सरकार रहे तो हो सकता है कि कोई लोकसभा का अध्यक्ष चेंज हो, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आने वाले समय में जब भी लोकसभा का अध्यक्ष चेंज हो, लोकसभा का अध्यक्ष बदले, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, अब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो ये उन्हीं सदस्यों में से, जो 545 मेंबर होते हैं, इन 545 सदस्यों में से ही किसी एक को बनाया जाता है जो सत्ताधारी दल का होता है। सत्ताधारी दल का मतलब जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। और इस अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो जो लोकसभा के सदस्य हैं, ये वही लोग इसको चुनते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को। ऐसे फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, यह विपक्ष का होता है। आ रहा समझ में? तो अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है, उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है। तो अनंत सैनम अयंगर ये हमारे भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अनंत सैनम अयंगर, तो ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, अनंत सैनम अयंगर। तो जब लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं कुछ कारणों से, तो उसके बाद फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष वहां पर अध्यक्षता करते हैं लोकसभा में, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये एम थुम्बादुरई, ये इसके लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो ये चेंज होते रहते हैं और ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको अपडेट रहना होगा कि कब ये लोकसभा का उपाध्यक्ष चेंज हुआ है, तो ये इसके अनुसार आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो जिस लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, तो इस लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इसमें देखिए कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले कि प्रत्यक्ष चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, और इसके बाद में जो चुनाव पद्धति अपनाई जाती है उसको प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के नाम से हम जानते हैं। अब पहली बात तो ये कि जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होगा कि इसमें सीधे जनता के द्वारा इसमें वोट डाली जाती है। तो जब 18 भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र कितनी हो, 18 वर्ष से अधिक हो, तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है वह व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में, या वह नागरिक लोकसभा के चुनाव में वोट डालता है और ये अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसके बाद फिर इसमें जो चुनाव पद्धति होती है, तो इसमें चुनाव पद्धति किस प्रकार की होगी? तो इसमें चुनाव पद्धति प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में प्रतिनिधि की संख्या अलग अलग होती है और इन सभी प्रतिनिधियों को उस राज्य की
जनता के द्वारा इन्हें चुना जाता है या उस राज्य की जनता इन्हें चुनती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम का नाम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये सिस्टम का नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लोकसभा का चुनाव वह सदस्य जीतता है जो अपने विपक्ष के उम्मीदवारों से ज्यादा वोट प्राप्त करता है, ज्यादा मत हासिल करता है। इसे कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि चुनाव हुआ और चुनाव में दो लोग खड़े हुए, एक पक्ष का और एक विपक्ष का। आ रहा समझ में? तो जो विपक्ष में है उस विपक्ष से ज्यादा वोट जब व्यक्ति को प्राप्त होगी, उम्मीदवार को प्राप्त होगी, तो वह विजयी होगा। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इस सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये आपको जरूर याद रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये क्या है, तो ये सिस्टम आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए आगे, जिस लोकसभा के सदस्यों की बात हम कर रहे हैं, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए योग्यता क्या है? अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, तो इसके लिए योग्यता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में किया गया है। तो इसके लिए योग्यता क्या है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? तो इसके लिए पहली योग्यता यह होगी कि भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो, पहली शर्त या पहली योग्यता का पॉइंट। दूसरा क्या हो? तो दूसरा है कि वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आ रहा समझ में? तो पहला तो है कि भारत का नागरिक हो, दूसरा 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद फिर तीसरी योग्यता इसके लिए क्या होती है? तो तीसरी योग्यता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब उसका दिमाग ठीक हो, पागल ना हो। आ रहा समझ में? मस्तिष्क से कमजोर ना हो। इसके बाद फिर अगली योग्यता क्या होगी कि वह भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो जाता है कि भारत सरकार की कोई सरकारी नौकरी में न हो या फिर राज्य सरकार की किसी नौकरी में न हो। अगर है तो इस्तीफा देना होगा, तब जाकर वह चुनाव लड़ सकता है। ठीक है? तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पर पदस्थ न हो, और अगर है तो उसे इस्तीफा देना होगा। तो ये जो 4 योग्यता धारण करता है जो भी व्यक्ति, वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड? तो ये तो हुई इनकी योग्यता के बारे में चर्चा। अब इसके बाद देखिए आगे, अब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 का पार्ट 2, अनुच्छेद 83 के खंड 2 में हमारी लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना आपको कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इनके कार्यकाल को हम 2 भाग में डिवाइड करके याद रखते हैं। इनका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 83 के खंड 2 में इनका प्रावधान है। ये आपको जरूर याद रखना होगा। तो पहला तो ये कि जब इनका 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए, आ रहा समझ में? तो इनका जो कार्यकाल होता है या तो 5 वर्ष होता है या फिर लोकसभा के यदि विघटन हो जाए, तब तक के लिए इनका कार्यकाल होता है। तो समझते हैं, देखिए इसमें पहला है लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन का मतलब ये हो जाता है कि यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो यहीं पर लोकसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, और जब भी लोकसभा भंग होगी तब फिर से चुनाव किए जाते हैं, फिर से चुनाव होता है लोकसभा का। आ रहा समझ में? और लोकसभा को भंग करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 के तहत। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये हुआ पहला। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? तो दूसरा ये है कि इनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। तो कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है, अगर लोकसभा भंग हो गई तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और वैसे ये 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हुए कार्य करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में इनका चुनाव होता है, और चुनाव 543 सदस्यों का होता है, 543 मेंबर का होता है। और इसमें जो 2 मेंबर होते हैं, ठीक है, इसमें जो 2 मेंबर होते हैं ये मनोनीत होते हैं। लेकिन अब 2019 के बाद से ये जो अगला चुनाव होगा तो इसमें 2 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। आ रहा समझ में? क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम
2019 में यह प्रावधान कर दिया गया है कि अब ये जो सदस्य हैं जिनको हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, अब इन्हें मनोनीत नहीं किया जाएगा, अब इनका भी निर्वाचन होगा, इनका भी चुनाव होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 2024 में होगा, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा के लिए कुछ संशोधन आपको ध्यान रखना होगा। एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो याद रखना होगा आपको कि जो 42वां संविधान संशोधन था, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा संशोधन था। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब 42वां संविधान संशोधन 1976 जब होता है, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा की अवधि, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। कितना किया गया था? तो लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष था पहले, इस 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष इस समय कार्यकाल कर दिया जाता है। ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, इसलिए ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था और इसी कारण से इसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके बाद फिर क्या हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। फिर सरकारों को लगा कि नहीं नहीं, ये गलत कर दिया हमने, तो फिर से इसमें संशोधन हुआ और फिर संशोधन किया जाता है 44वां। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में किया गया था और इसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि लोकसभा की अवधि फिर से कितनी रहेगी? फिर से इसकी अवधि 5 वर्ष रहेगी। आ रहा समझ में? तो ये संशोधन किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 83 के खंड 2 आर्टिकल 83 का पार्ट 2, इसमें संशोधन किया गया था कि लोकसभा की अवधि अब कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष के संशोधन के तहत किया गया था, तो याद रखना होगा 42वां। फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल जब 6 वर्ष बढ़ाया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो किस संशोधन के तहत फिर से इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है एक संशोधन जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसमें जो 2 मनोनीत सदस्य हैं इन्हें अब समाप्त कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो अब अगला चुनाव होगा 2024 में, इसमें 2 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे, इनका भी अब चुनाव होगा। तो ये 2 कौन सदस्य होते हैं? ये एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना होगा। तो अनुच्छेद 83 का खंड 2 आर्टिकल 83 का पार्ट 2, तो अनुच्छेद 83 का खंड 2 इसमें लिखा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि को एक बार में सिर्फ 1 वर्ष बढ़ा सकती है। आ रहा समझ में? अब यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल आया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हमारे भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, और यह किस आधार पर लगाया जाता है? तो जब भारत पर कोई देश आक्रमण कर दे, पहला कारण। दूसरा कारण कि जब भारत का किसी शत्रु देश से युद्ध हो जाए, और तीसरा कारण कि जब हमारे भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो 3 कंडीशन में हमारे भारत के राष्ट्रपति ये आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। तो जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ होता है तो उन परिस्थितियों में हमारी संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये इसमें जो प्रावधान किया गया यह प्रावधान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं कि जो लोकसभा होती है तो लोकसभा की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं और इसके कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं लोकसभा की शक्तियां या इसके कार्य। तो अब जो लोकसभा की शक्तियां या कार्य होती है तो इसमें देखिए, पहली होती है विधायी शक्ति इसके पास, लोकसभा के पास, और दूसरी हो जाती है विशिष्ट शक्ति। ठीक है, अब विधायी शक्ति और विशिष्ट शक्ति दोनों में अंतर क्या है?
तो विधायी शक्ति का मतलब ये होता है कि हमारी लोकसभा के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं कि जब हमारी संसद कानून का निर्माण करती है तो उसमें हमारी लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे कहा जाता है विधायी शक्ति। मतलब कानून निर्माण में जो शक्तियाँ हमारी लोकसभा के पास प्राप्त होती है उसे कहते हैं विधायी शक्ति। इसके बाद में इसी विधायी शक्ति के अंतर्गत दो प्रकार की शक्तियों का विवरण इसमें होता है। तो पहला हो जाता है संविधान संशोधन। तो जब संविधान में संशोधन करना होता है तब हमारी लोकसभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर इसके बाद में दूसरा हो जाता है गैर वित्तीय विधेयकों में राज्यसभा के समान शक्ति। ठीक है, अब गैर वित्तीय विधेयकों का मतलब क्या हो जाता है? तो जो विधेयक वित्तीय विधेयक नहीं है, आ रहा समझ में, जो विधेयक वित्तीय विधेयक नहीं है ऐसे विधेयकों को गैर वित्तीय विधेयक कहा जाता है। तो गैर वित्तीय विधेयकों में राज्यसभा के समान हमारी लोकसभा को भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला जाता है विशिष्ट शक्तियां। अब विशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है? तो कुछ विधेयकों में राज्यसभा से अधिक शक्तियां हमारी लोकसभा के पास होती है और ऐसे शक्तियों को विशिष्ट शक्तियों के नाम से जाना जाता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये दो प्रकार की शक्तियां होती है हमारी लोकसभा के पास, एक होती है विधायी शक्ति और दूसरी होती है विशिष्ट शक्तियां। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां। अब लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां या लोकसभा के विशेष अधिकार कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें पहली लोकसभा की विशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है धन विधेयक या वित्त विधेयक। ठीक है, अब लोकसभा की ये विशेष शक्ति है या इसकी विशिष्ट शक्ति है, तो इसे आप जरूर याद रखना, क्योंकि धन विधेयक पर और जो वित्त विधेयक संबंधी अधिकार होते हैं तो ये हमारी लोकसभा के पास ही होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो धन विधेयक होता है, अब आपको ये जानना जरूरी है कि धन विधेयक ये क्या है और इसका भारतीय संविधान में कहाँ पर प्रावधान होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा जो धन विधेयक है इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद 110 में। ठीक है, अब जो अनुच्छेद 110 है तो इसमें धन विधेयक के बारे में लिखा हुआ है। तो धन विधेयक क्या होता है? तो आपको याद रखना होगा कि जो धन विधेयक होता है ये एक वित्त विधेयक का ही रूप होता है, परंतु धन विधेयक में जो प्रावधान होते हैं वो थोड़े वित्त विधेयक से अलग हो जाते हैं। तो एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये धन विधेयक है। ठीक है, ये धन विधेयक है, तो वित्त विधेयक क्या होगा? वित्त विधेयक ये होगा। तो फिर वित्त विधेयक क्या हो गया? तो वित्त विधेयक में वित्त का विवरण किया जाता है और धन विधेयक में किसका विवरण होता है? तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आपको ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट ये होता है धन विधेयक में कि जब हमारी भारत सरकार कोई कर लगाती है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि धन विधेयक किसे कहा जाएगा। तो जब कोई भी विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है, तो ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। इसके बाद और जो धन विधेयक होता है तो किसे कहा जाएगा धन विधेयक? तो पहली बात कि जब कोई कर लगाना हो, आ रहा समझ में, तो जब सरकार को कोई कर लगाना होता है और उससे संबंधित कोई विधेयक अगर पेश किया जाता है। अब विधेयक क्या है? तो कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून बनने से पहले वह विधेयक होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब कोई भी कर लगाना हो तो यह धन विधेयक कहलाएगा, या फिर कर वसूलना हो या कोई कर वसूल करना हो तो फिर यह भी धन विधेयक होगा। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए कि कोई कर लगाना हो, कोई कर वसूल करना हो, तब भी यह विधेयक क्या कहलाएगा? तो यह विधेयक कहलाता है धन विधेयक। या फिर मान लीजिए कि कर में कोई परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो या तो कर लगाना हो या कर वसूल करना हो या फिर उसमें कोई परिवर्तन करना हो, तो इन सब से संबंधित जो विधेयक होता है वह विधेयक कहलाता है धन विधेयक। और धन विधेयक किसे कहा जाएगा? तो और मान लीजिए कि हमारी सरकार को धन उधार लेना है, तो अगर सरकार हमारी धन उधार लेती है तो वह विधेयक भी क्या कहलाएगा? वह विधेयक भी धन विधेयक कहलाता है। और क्या होगा इसमें? तो मान लीजिए कोई भी
हमारी संचित निधि है, ठीक है। तो संचित निधि के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो संचित निधि का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां पर है? तो अनुच्छेद 266 आर्टिकल 266 में संचित निधि का प्रावधान है, ठीक है, 266 में। तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। और अगर इस संचित निधि से हमारी भारत सरकार या तो धन इसमें व्यय करना चाहती है, मतलब इससे धन खर्च करना चाहती है, या फिर इसमें हमारी भारत सरकार धन जमा करना चाहती है, तो ऐसे विधेयक को भी धन विधेयक की श्रेणी में रखा जाता है। और संचित निधि से मतलब क्या हो जाता है? तो संचित निधि से मतलब हो जाता है कि इससे संबंधित संसद में सिर्फ चर्चा हो सकती है, इस पर वोटिंग या इस पर मतदान नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये बताया मैंने आपको धन विधेयक के बारे में। तो याद रखिएगा कि जो धन विधेयक होता है इसको प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को है। और धन विधेयक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। और ये धन विधेयक किसे किसे कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो जब कोई कर लगाना हो, वसूल करना हो, परिवर्तित करना हो, इसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि हमारी भारत सरकार कोई धन उधार लेना चाहती है, या फिर संचित निधि में धन जमा करना हो, या उससे धन निकालना हो, तो ये सभी विधेयक कहलाते हैं धन विधेयक। अब ये जो धन विधेयक होता है, तो ये धन विधेयक क्या है? यह वित्त विधेयक ही होता है। तो जितने भी धन विधेयक होते हैं सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो बताया मैंने आपको धन विधेयक के बारे में। अब किस कंडीशन में कौन कौन से विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारी सरकार, अगर सरकार कोई जुर्माना लगाती है या जुर्माना लगाना चाहती है या कोई आर्थिक दंड लगाना चाहती है और इससे संबंधित यदि कोई विधेयक है, तो यह विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। या ऐसे विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा, धन विधेयक नहीं होंगे। तो कौन कौन से विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे? तो मान लीजिए जुर्माना लगाने के लिए अगर हमारी सरकार कोई विधेयक पेश करती है, तो यह विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। अगर आर्थिक दंड लगाना हो, इससे संबंधित कोई विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में, तो यह धन विधेयक नहीं होगा। इसके बाद फिर अगला है, जैसे मान लीजिए कोई सेवा है और सेवा से संबंधित अगर कोई फीस वसूलना हो, सेवा से संबंधित फीस वसूल करना है, तो यह विधेयक भी धन विधेयक नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए कि कोई लाइसेंस है, लाइसेंस से संबंधित भी यदि फीस वसूलना है, तो यह भी लाइसेंस से संबंधित अगर फीस वसूली जाती है, तो यह भी धन विधेयक में शामिल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, तो ये विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब ये तो बताया मैंने आपको धन विधेयक के बारे में। इसके बाद में धन विधेयक जब भी लोकसभा में पेश किया जाता है, तो हमारे राष्ट्रपति से अनुमति पहले ले ली जाती है, उसके बाद ही इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। और हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ये इसे प्रमाणित करते हैं। और धन विधेयक पर अधिकार सिर्फ लोकसभा का ही होता है, ये ध्यान रखना। और जब लोकसभा इसे पारित करके राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा इस धन विधेयक को 14 दिनों तक रख सकती है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को यह धन विधेयक पारित करना पड़ता है। और अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा इसे पारित नहीं करती है, तो इसे पारित मान लिया जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद जो राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा इस धन विधेयक पर सिर्फ सिफारिश कर सकती है, इस पर न तो कोई संशोधन कर सकती है धन विधेयक संबंधी, और न ही इसमें कोई परिवर्तन कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो राज्यसभा है धन विधेयक संबंधी इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती और इसे पारित करने से मना नहीं कर सकती, इसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा की मजबूरी है कि अगर धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया है, तो राज्यसभा को पारित करना ही पड़ेगा। अगर 14 दिनों के अंदर पारित करती है तो ठीक, और नहीं तो उसको पारित मान लिया जाता है। आ रहा समझ में? तो ये धन विधेयक संबंधी प्रावधान होते हैं जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में फिर जो वित्तीय विधेयक होते हैं, तो वित्तीय विधेयक क्या होते हैं? तो वित्तीय विधेयक वे विधेयक होते हैं जिसमें वित्त का विवरण होता है, जिसमें वित्त का विवरण होता है। ऐसे विधेयक को हम
वित्त विधेयक के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो वित्त विधेयक होते हैं तो इसमें वित्त का विवरण होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब हमारा बजट। तो बजट क्या है एक प्रकार से, तो बजट हमारा एक प्रकार से वित्त विधेयक ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में बताया है। इसके बाद में फिर अगला इसमें देखिए विशेष शक्ति हमारी लोकसभा की कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास ही होती है। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपातकाल आया है तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना होगा 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में प्रावधान है। और किस कंडीशन में ये राष्ट्रीय आपातकाल हमारे राष्ट्रपति लगाते हैं या हमारे राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में करते हैं, तो इसके लिए 3 स्थिति होती हैं। तो इसके लिए 3 स्थिति कौन कौन सी हो जाती है, तो आपको याद रखना होगा कि इसके लिए 3 स्थिति में पहली स्थिति है कि जब हमारा मतलब भारत का किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाए, और दूसरा कि जब मान लीजिए कोई शत्रु देश है वह हम पर आक्रमण कर दें। फिर इसके बाद में तीसरा क्या है, तो जब हमारे देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ये 3 कंडीशन होती है, ये 3 स्थिति होती है जब हमारे भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। तो जब ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो फिर इसे समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है, तो उसको समाप्त करने का अधिकार हमारी लोकसभा के पास होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आगे अगला देखिए इसमें तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये लोकसभा की विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अब पहली बात तो ये आपको जानना पड़ेगा कि मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। और ये जो मंत्रिपरिषद होती है ये कौन कौन से मंत्रियों से मिलकर बनती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन होते हैं इसमें, कैबिनेट मंत्री होते हैं। और इसमें कौन होता है फिर मंत्रिपरिषद में ही, तो कैबिनेट मंत्री में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसमें पहला प्रकार हो जाता है कैबिनेट मंत्री का, दूसरा हो जाता है राज्य मंत्री, तो इसी में राज्य मंत्री, और इसके बाद फिर स्वतंत्र प्रभार वाले, स्वतंत्र प्रभार। फिर इसके बाद में तीसरा प्रकार हो जाता है उप मंत्री। तो ये इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को मिलाकर कहा जाता है मंत्रिपरिषद। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो मंत्रिपरिषद होती है और इसे में हमारे प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं और जब तक लोकसभा में इनका बहुमत है तब तक इनकी सरकार सत्ता में रहती है, और जैसे ही लोकसभा में इनका बहुमत समाप्त होता है तो इनकी सरकार भी चली जाती है। ठीक है, तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर मान लीजिए कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है तो फिर पूरी सरकार को इस्तीफा देना होगा, पूरी सरकार चली जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है कि जो हमारी लोकसभा होती है तो संयुक्त बैठक में हमारा लोकसभा का अध्यक्ष इसमें अध्यक्षता करता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये याद रखना होगा कि संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 108 में। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो संयुक्त बैठक का मतलब क्या होगा, ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदस्यों की संयुक्त बैठक होती है। इसको कहा जाता है ज्वाइंट सेशन या संयुक्त बैठक। इस संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है, तो इसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष इसमें अध्यक्षता करता है। ये एग्जाम में कई बार अपने से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद 108 के तहत तो फिर इसमें अध्यक्षता कौन करता है, तो इसमें हमारे लोकसभा के अध्यक्ष इसमें अध्यक्षता करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें होता है कि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। हमारी लोकसभा के पास ये अधिकार है कि राज्यसभा की जो सिफारिशें हैं उन्हें लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और लोकसभा उन्हें अस्वीकार भी कर सकती है। तो ये कुछ विशेष शक्तियां हैं हमारी लोकसभा की जो आपको ध्यान रखना होगा।
एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके बाद देखिए अन्य शक्तियां हमारी लोकसभा की। अब अन्य शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां इसमें आती है, तो देखिए इसमें अन्य शक्तियों में पहली शक्ति आ जाती है कि लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। आ रहा समझ में? तो आपने देखा होगा कि जब हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इनके दोनों ही उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य इसमें वोट डालते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो इन निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा माना जाता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देते हैं, इन्हें निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो ये जो निर्वाचक मंडल होता है, इस निर्वाचक मंडल में किसको किसको शामिल किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके बाद में जो राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, निर्वाचित सदस्य। और इसके बाद फिर जो राज्यों की विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यों की, इनके निर्वाचित सदस्य, इनको मिलाकर क्या कहा जाता है? इनको मिलाकर कहा जाता है निर्वाचक मंडल। आ रहा समझ में? तो निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन सबों को मिलाकर हम कहते हैं निर्वाचक मंडल। आ रहा समझ में? तो हमारी लोकसभा के सदस्य भी इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत करना जरूरी है, ठीक है। और अगर ये उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता है, तो फिर यह प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है, यह आपको ध्यान रखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो आपको याद रखना होगा राज्यसभा में। लेकिन राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव पहले लाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्ताव पहले लाना पड़ता है, और जब राज्यसभा उसको पारित करेगी तब आएगा लोकसभा में। तो लोकसभा में इसको पेश करना बहुत जरूरी होता है, प्रस्तुत करना बहुत जरूरी होता है। और अगर इस प्रस्ताव को, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव राज्यसभा ने पास किया है, अगर उसे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो यह प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है, यह आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें, तो अगला इसमें शक्ति हो जाती है हमारी लोकसभा की कि राष्ट्रपति पर जैसे महाभियोग लगाना हो तो राष्ट्रपति के महाभियोग, इसके बाद में हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों और अन्य जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, तो उनको हटाने में भी हमारी लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये हमारी लोकसभा की कुछ अन्य शक्तियाँ, ठीक है। तो ये लोकसभा की शक्तियाँ या कार्य यहाँ पर समाप्त होते हैं फ्रेंड। इसके बाद में जो बचा हुआ लोकसभा का टॉपिक है वह आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस अकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।